तो अगर तुम लोग भूल चुके हो तो 14 फरवरी को सपने सुहाने अकेलेपन के देखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, जो उसी दिन रिलीज होगी। और अगर अभी तक कोई जुगाड़ नहीं बिठा पाए हो तो ये क्रश को इंप्रेस करने वाला वीडियो फेंक दे रहा हूं तुम्हारे सामने, मेक मी प्राउड। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 14 फरवरी को हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी इंडिया में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इंतजार मत करना कब तक आएगी, क्योंकि उसमें कई महीनों लग जाएंगे। थिएटर्स में जाके देख सकते हो। सबसे पहले इसके बेसिक सिनॉप्सिस से शुरू करते हैं कि आखिरकार मूवी में होगा क्या। और इसको रिसेंटली बताया गया था, मैंने रोस्ट फॉर्स पे भी कवर किया है, कि सैम विल्सन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इवेंट्स को कवर करने के बाद अब आ चुका है थंडरबोल्ट रॉस, जो कि प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के नए नए, उनके रडार में। तो वो उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई तुमने मेक्सिको में बहुत ही अच्छा मिशन किया है, एक काम करते हैं एवेंजर्स को दोबारा से शुरू किया जाए, बिकॉज अपेरेंटली देयर आर नो एवेंजर्स, जो कि हम लोगों ने थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में भी देख लिया। तो सैम विल्सन और थंडरबोल्ट रॉस की कहीं ना कहीं वहीं पर टसल शुरू हो जाती है इस बात को लेकर कि अगर तुम्हारे ही खिलाफ एवेंजर्स चले गए तो तुम क्या करोगे। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ पाती, कुछ स्लीपर सेल्स या स्लीपर एजेंट्स इन्हीं लोगों के बीच में मौजूद हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उन्हीं में से एक है आइजिया ब्रैडली, जिसको हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था, बट मोर ऑन दैट लेटर। तो ये सब अटैक करते हैं थंडरबोल्ट रॉस पे, जो जैसे तैसे बच तो जाते हैं, लेकिन सैम विल्सन टॉरेस के साथ मिलकर इस पूरी चीज की गुत्थी सुलझाने में लग जाता है कि आखिरकार ये सब हो कैसे रहा है और करवा कौन रहा है। और हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद उस चीज को नहीं देखा होगा, देखा भी तो भूल चुके होंगे। तो वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके उसको देख लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम एग्जाम के पहले अपना सिलेबस खोल के नहीं देखते हो, तो फिर ये तो बहुत मेहनत का काम हो गया, तो मदद कर रहा हूं। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर बेसिकली डिज्नी प्लस का एक शो था, जो कि एंड गेम के बाद के इवेंट्स को बताता है। जब हल्क ने चुटकी बजा के सब लोग को वापस लेके आया, तो फिर चीजें कैसे अनफोल्ड होती है। इस पे हम लोग सैम विल्सन के कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि बकी के साथ टीम अप करता है फ्लैग स्मैशर्स नाम के एक एंटी गवर्नमेंट टेररिस्ट टाइप के ग्रुप को टेक डाउन करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा उद्दंड मचा चुके थे। लेकिन इसी बीच आ जाता है जॉन वॉकर का कैरेक्टर। अब आपको एंड गेम में वो याद तो होगा कि कैप्टन अमेरिका ने सैम को अपनी शील्ड दे दी थी और कहा था नो आई डोंट थिंक आई विल। तो उसके बाद से सैम विल्सन को लगता है कि वो शील्ड के लिए वर्दी नहीं है, तो वो यूएस गवर्नमेंट को इस शील्ड वापस कर देता है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट क्या करती है कि उस शील्ड को उठा के म्यूजियम में नहीं रखती, जॉन वॉकर नाम के एक सोल्जर को पकड़ा देती है, नया कैप्टन अमेरिका बोल के। अब ये बंदा बहुत ज्यादा ड्रिवन है अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो ये हर कहीं जहां पर सैम और बकी जा रहे हैं वहां पे आ जाता है, उनके काम में टांग अड़ाने लगता है। बहुत ज्यादा एरोगेंट है, एक बार फ्लैग स्मैशर से पिटता है, उसके बाद वकांडा की डोरा मिलादे से भी पिटता है, और जैसे कम था तो जीमो भी यहां पर आ जाता है पिक्चर में। अब ये सब लोग मिलकर के सिर्फ फ्लैग स्मैशर्स को टेक डाउन करने का काम कर रहे हैं। माद्रेपुर जाते हैं, वहां पर इनका काम बिगड़ता है, लेकिन इनको पता चलता है पावर ब्रोकर के बारे में। अब ये पावर ब्रोकर कौन है इसका भी बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए कहानी यह है कि ये पूरा कांड जो है सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर चल रहा है। फ्लैग स्मैशर्स जो है उन्होंने वो सीरम ले रखा है, इसी वजह से वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है, और उसी सेम सीरम का एक वायल मिल जाता है जॉन वॉकर को, जो लगा लेता है और खुद भी सुपर सोल्जर बन जाता है। अब ये सुपर सोल्जर सीरम जो है ये कैप्टन अमेरिका वाला नहीं है, क्योंकि अर्स्किन साहब तो मर चुके थे, तो वो उतनी परफेक्शन नहीं है इसमें। इसी वजह से ये आपके अंदर के रेज और एग्रेशन को थोड़ा ज्यादा ट्रिगर करता है, और जॉन वॉकर इसी के चलते एक फ्लैग स्मैशर को ठोक ठोक के स्मैश मतलब मार डालता है वहीं पे। अब जॉन वॉकर यूएस गवर्नमेंट की नजरों में एकदम एक नंबर का भुखंडी आदमी बन चुका है, उसको कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जानते कौन है। और दूसरी तरफ हम मिलते हैं आइजिया ब्रैडली से, जो कि स्टीव रॉजर्स के सुपर सोल्जर सीरम के बाद अगले कैप्टन अमेरिका की जो पूरी वेव चली थी, मतलब स्टीव रॉजर्स तो बर्फ में जम गए, तो फिर यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को फिर से शुरू किया, और उसमें थे आइजिया ब्रैडली, जिनके ऊपर ये सीरम ट्राई किया गया। और जब वो सुपर सोल्जर बन गए तो उनसे कई सारे मिशन कंडक्ट करवाए गए, और ऐसे ही एक मिशन में जब वो पकड़े जाते हैं तो यूएस गवर्नमेंट उनको छुड़वाने की बजाय उस पूरे एरिया को बॉम्ब करने का डिसाइड करती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये पकड़े गए तो सामने वाला जो देश है उनको भी इस पूरी चीज का सीक्रेट पता चल जाएगा। तो इसी वजह से आइजिया ब्रैडली जैसे तैसे वहां से बच के बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर यूएस गवर्नमेंट उनको पकड़ के कई सालों तक उन पे एक्सपेरिमेंट करती है, और जब वो फाइनली इस चीज से बाहर निकलते हैं तो उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्ग्रंटल्ड है, पूरी की पूरी आर्मी, यूएस गवर्नमेंट, हर किसी से। लेकिन सैम विल्सन उसको कन्विंस करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, चीजें बदल जाएंगी। तो इन अ वे आइजिया ब्रैडली इज एन ओल्ड कैप्टन अमेरिका, बट नॉट एज ओल्ड एज स्टीव रॉजर्स। तो अब ये पूरा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर इस नोट पे खत्म होता है कि कैप्टन अमेरिका जो नया है वो सैम विल्सन बन चुका है, क्योंकि जॉन वॉकर बाहर निकल गया, वो शील्ड मिल गई है सैम को, और इसी के चलते वो नया कैप्टन अमेरिका की मैंटल को संभालने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। लेकिन एज इट टर्न्स आउट कि अब उसे इस मूवी में जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ऑडियंस ने और ना ही एमसीयू के लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। फिर इसके बाद
बात कर लेते हैं इस मूवी के विलन के बारे में। तो रेड हल्क को बहुत ही ऑब्वियसली मार्वल वालों ने हर कहीं पोस्टर्स में, ट्रेलर्स में, टीजर्स में ऐसे फेंक फेंक के दिखाया, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं इस बंदे का रोल 10 मिनट से ज्यादा नहीं होने वाला पिक्चर में। पूरी की पूरी मूवी विल बी सैम विल्सन इन्वेस्टिगेटिंग दिस एंटायर थिंग कि आखिरकार चल क्या रहा है, और उस चीज के रूट्स में हमको मिलने वाले हैं द इनक्रेडिबल हल्क में देखे गए मिस्टर ब्लू। या इन केस यू गाइस डोंट नो, तो इनक्रेडिबल हल्क जो वो एडवर्ड नॉर्टन वाली आई थी ना, वो एमसीयू में कैनन है, मतलब वही सेम हल्क हम लोग देख रहे हैं, बस एक्टर चेंज हो चुका है। बाकी ये सारे कैरेक्टर्स उस मूवी में जो थे वो एमसीयू में कंटिन्यू होंगे, और इनफैक्ट हमको ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वही सेम एलिजाबेथ रॉस भी देखने को मिलेगी, थंडरबोल्ट रॉस भी वही है, बस एक्टर चेंज हो चुके हैं। तो उसी मूवी में हमको डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स भी दिखाए गए थे, जो कि हमारे ब्रूस बैनर के ब्लड पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसकी खुद की मर्जी से एक क्योर ढूंढने के लिए। और हालांकि ब्रूस जब उनसे मिलता है तो वो क्योर के काफी क्लोज भी होते हैं और कहते हैं कि हाँ दे भी सकते हैं, लेकिन इसमें तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। बट देन ब्रूस फाइंड्स आउट कि इस बंदे ने ब्रूस के जितने भी ब्लड के सैंपल्स थे उनको एम्पलीफाई करके और भी सारी कॉपीज बना लिए हैं। हालांकि उसका इंटेंशन अच्छा था, वो ये चाहता था कि ब्रूस का ब्लड यूज करके वो कई सारे बड़े बड़े जो डिजीजेस हैं उनको क्योर कर सकते हैं, जैसे कैंसर हो गया और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ब्रूस इसके फेवर में नहीं था उस टाइम पे भी, उसको लगता था कि अगर ये चीज यूएस गवर्नमेंट के हाथ में लग गई तो वो इसका मिसयूज करेंगे, एंड इट हैपेंस एज वेल। बिकॉज हम लोग एमिल ब्लॉन्स्की जो कि थंडरबोल्ट रॉस की आर्मी का ही एक बंदा था, उसको देखते हैं कि वो इतना ज्यादा पागल सा हो जाता है। पहले उसको वो लोग सुपर सोल्जर सीरम देते हैं, उसके बाद गामा रेडिएशन से उसको डाल करके वैसा का वैसे ही मॉन्स्टर बनाते हैं, बट ही टर्न्स आउट टू बी एन अबोमिनेशन, जो उसका नाम भी है। अब इस पूरी चीज के एंड में बस इतना दिखाते हैं कि सैमुअल स्टर्न्स वो अबोमिनेशन वाले हादसे में टकराते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं जो ब्रूस बैनर का ब्लड है उससे, और उनके ऐसे फोड़े वोड़े निकलने लगते हैं सिर के ऊपर से, एंड ही सीम्स हैप्पी। और दैट वाज द लास्ट टाइम जब हम लोगों ने उनको एमसीयू में देखा था। लेकिन इसके आगे की भी थोड़ी बहुत कहानी बता दी गई है। एवेंजर्स की जो प्रीलूड कॉमिक बुक आई थी उसके अंदर तो होता कुछ नहीं है, जब अबोमिनेशन उस पूरी दीवार वगैरह को तोड़कर वहां यूनिवर्सिटी से भाग के निकलता है तो वहां पर हमें पता चलता है कि ब्लैक विडो भी मौजूद है फ्यूरी के ऑर्डर्स पे, और वो इस पूरी चीज को ट्रैक डाउन करते हुए मिस्टर ब्लू मतलब स्टर्न्स की लैब में पहुंचती है और उसको वहां से आवाजें आने लगती है। जब वो देखती है तो सैमुअल स्टर्न्स काफी ज्यादा फूला फूला सा नजर आता है। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तो सैमुअल स्टर्न्स उसको कहता है कि नहीं, आई नो हु यू आर माई चाइल्ड, और ऐसे ज्ञान पिलाई शुरू कर देता है, मतलब जो दिमाग की होती है ना वो देने लगता है। मुझे पता है तुम रशिया से हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम मेरी मदद करो। ब्लैक विडो पैर में गोली मार देती है शील्ड को बुलाती है, कहती है इसको उठा के ले जाओ। और फिर इसके कुछ पैनल्स बाद हमको ये पता चलता है कि शील्ड वालों ने प्रोजेक्ट ब्लू के अंडर में सैमुअल स्टर्न्स को एक हाइड्रो चेंबर में कैद करके रखा हुआ है और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज नोटिस होती है कि उसका खोपड़ा और ज्यादा थोड़ा सा फूल चुका है। तो ये बेसिकली सेटअप करता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को, मतलब ये पूरी की पूरी इतने साल पुरानी कहानी अब यहां पर आकर कंटिन्यू होगी, जहां पर हम सैमुअल स्टर्न्स को द लीडर बनते हुए देखेंगे। द लीडर बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा विलन है जो दिमाग की देता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। असल में होता क्या है कि जैसे हल्क फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो लीडर मेंटली उतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो वही सेम ब्लड से एक्सपोज्ड है, तो इस वजह से वो उतना तगड़ा तो नहीं हो पाता, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो दूसरों को माइंड से मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीकाइनेसिस कर सकता है और भी बहुत सारी चीजें। तो लीडर हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। ऑल्दो प्रोमोज में हमें बहुत ज्यादा दिखाया नहीं गया और बहुत ही क्लेवरली इसको छुपा के रखा हुआ है, लेकिन ये चीज कंफर्म्ड है कि वो बंदा अपना रोल रिप्राइज करेगा और सैमुअल स्टर्न्स हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज ये भी है कि कैप्टन अमेरिका और हल्क के ओरिजिन्स इंटरकनेक्टेड है। बेसिकली ब्रूस बैनर जब अपने आप को गामा रेडिएशन से एक्सपोज करता है तो उससे पहले वो भी एक सुपर सोल्जर सीरम लेता है, ऑल्दो इट इज नॉट एज परफेक्ट एज द स्टीव रॉजर्स वन, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टीव रॉजर्स से कनेक्टिविटी मेंटेन करके चल रहा है। तो यहां पर भी हम लोग वही सेम चीजें देख रहे हैं, सुपर सोल्जर सीरम, फिर गामा रेडिएशन से एक्सपोजर और उसके बाद जाकर के एक बड़ा सा मॉन्स्टर। मैं बात कर रहा हूं रेड हल्क की, जो हमको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है, और ये प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस जो है वो बनेंगे, ये बता दिया गया है बहुत क्लियरली। तो कॉमिक बुक्स में भी ऐसा ही होता है, यही सेम बंदा रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, बस इतना सा डिफरेंस है कि जब ये रेड हल्क बनता है तो ये अपने कंट्रोल में होता है। जैसे हल्क पूरी तरह से पागल हो जाता है और ब्रूस बैनर उसी चीज से डरता है, तो रेड हल्क के साथ में वैसा केस नहीं है, वो बातचीत कर सकता है, वो अपने पूरे कंट्रोल, जो चीजें वो कर रहा है ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। प्लस ये लड़ते लड़ते जितना ज्यादा इनरेज्ड होता जाता है उतना ही ज्यादा हीट जनरेट करता है, मतलब इसके अंदर से आग निकलती है, और वही चीज इसके हारने का कारण भी बनती है। नहीं तो ये हल्क को बहुत बार हरा भी चुका है, लेकिन ये उस मशीन की तरह है जो बहुत ज्यादा काम करने पे ओवरहीट हो जाती है और फिर उसकी फंक्शनिंग कम होने लगती है। तो कुछ कुछ ऐसा ही रेड हल्क के साथ में भी होता है, और
मूवी में भी जो प्रोमो दिखाया गया था उसमें हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी हीटिंग वाली प्रॉपर्टी तो होगी इसमें। अब ये बनेगा कैसे, ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि थंडरबोल्ट रॉस गामा मॉन्स्टर से नफरत करता है और हो सकता है कि लीडर जो एक्चुअली में इस पूरी चीज को कर रहा है रॉस के साथ में, वही उसको मैनिपुलेट करेगा कि भाई आप एक काम करो, हल्क क्यों नहीं बन जाते, अगर आपकी जान को खतरा है तो मैं बचा लेता हूं। दिस कैन एक्चुअली हैपन। हो सकता है कि कुछ और हो, लेकिन इसके बहुत हाई चांसेस है। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमको इस मूवी में देखने को मिलेगी, और एमसीयू में उसका सिर्फ एक ही बार मेंशन हुआ है अगर शी-हल्क के ईस्टर एग्स को हटा दिया जाए, तो मैं बात कर रहा हूं इटर्नल्स में दिखाए हुए तैमुत की, वो जो इतना आधा निकल के भी नहीं निकल पाया, वो पूरा का पूरा जो कुछ भी इटर्नल था वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट इस पूरी मूवी का एक बहुत ही बड़ा प्लॉट पॉइंट है, हमें ये दिखाया जा रहा है कि तैमुत जो है उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको हर एक देश माइन करना चाहता है। वो रिसोर्स बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि एडमेंटियम है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है जो वोल्वरीन के क्लॉज बनाता है, और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें। और ये इनको तैमुत के अंदर से मिलेगा, जिसके लिए जापान, यूएसए और भी कई सारे देश आपस में लड़ेंगे। एंड सैम विल्सन, टॉरस, ये सब लोग भी उसी पूरी चीज का पार्ट होंगे। इनफैक्ट सैम विल्सन, जिसको फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में वकांडा वालों की तरफ से वाइब्रेनियम के विंग्स और आर्मर मिला था, मुझे लगता है कि इस वाली मूवी में उसको एक और अपग्रेड मिलेगा जो होगा एडमेंटियम के विंग्स। एज हम लोग उसको क्लियरली वो कार को काटते हुए भी देख सकते हैं, और शायद उसी का इस्तेमाल करके ये रेड हल्क को हरा सकता है। आई एक्चुअली कैन नॉट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि इस मूवी में हल्क कब देखने को मिलेगा, तो बहुत हाई चांसेस है कि ना मिले, क्योंकि ये मूवी है कैप्टन अमेरिका, सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की, जिसको वैसे ही ऑडियंस को ग्रैब करने में, ये भरोसा दिलाने में कि मैं ही कैप्टन अमेरिका हूं, बहुत मुश्किल जा रही है। और अगर इसमें लोग बीच में हल्क को फंसा देंगे तो फिर सारी स्पॉटलाइट हल्क ही ले जाएगा ना। ऑल्दो आई एम स्टिल नॉट ऑन बोर्ड फॉर दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सारे विलन हल्क के हैं, सारे कैरेक्टर्स हल्क के, ये पूरी की पूरी कहानी हल्क से जुड़ी हुई है, सुपर सोल्जर सीरम, हल्क का खून, तो फिर हल्क क्यों नहीं आ रहा है? I just don't understand. बट अगर हमें देखने को मिल जाता है तो शायद वो पोस्ट क्रेडिट सीन से पहले नहीं होगा, बट आई हैव अ वेरी हार्ड फीलिंग कि यहाँ पर हमें हल्क नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये मूवी वर्ल्ड वॉर हल्क, जो मार्वल जिसकी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, उसको सेटअप करने में पहला पत्थर हो सकती है, पहला स्टेपिंग स्टोन हो सकती है, इफ मार्वल प्ले देयर कार्ड्स राइट। बिकॉज हम लोगों को ये भी पता है कि सेंट्री, जो कि हल्क के साथ में वर्ल्ड वॉर हल्क में एक बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेंट होता है, वो भी थंडरबोल्ट्स में दिखाया जाने वाला है। तो मतलब कहीं ना कहीं सारे पत्ते बिछाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके, हमको बस उनको देखने और ढूंढने की जरूरत है। फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखने से पहले आपको क्या क्या होमवर्क करना चाहिए, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आती है इनक्रेडिबल हल्क, जो सबसे पहली वाली आई थी वो, उसके बाद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। ऑल्दो दोनों ही चीजों के बहुत रिलेवेंट प्लॉट पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं, अगर आप ना चाहो तो इस वीडियो को देख करके और वो स्किप कर सकते हो। लेकिन फिर आता है इटर्नल्स। ऑल्दो पूरी इटर्नल्स मूवी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आखिरी का एक पार्ट है जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा इस मूवी में, तो वो देखना बनता है। फिर इसके बाद अगर ऑप्शनल में आपके पास फ्री टाइम है तो आप विंटर सोल्जर और सिविल वॉर भी देख सकते हो। तो यार, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखने से पहले पता होनी चाहिए। इसी बात पे अगर वैलेंटाइंस डे पे हल्क के अलावा कुछ और भी स्मैश करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो। यू नो द डील।